हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ब्लड के पार्ट वन में हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड के बारे में। मैं बता दिया था ब्लड से जुड़े हुए जितने भी चीज था। आज हम लोग ब्लड का पार्ट टू पढ़ेंगे, ब्लड क्लोटिंग के बारे में, यानी खून का थक्का जमना। तो आइए समझते हैं ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, खून का थक्का जमना क्या होता है। जब हम लोग कट जाते हैं तो कटने के बाद वहां से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो देखते होंगे कि ब्लड जिस जगह से निकल रहा होता है तो कुछ देर के बाद वहां पे ब्लड का एक थक्का जम जाता है, और थक्का जमने की वजह से उस जगह से खून बहना बंद हो जाता है। ठीक है, खून बहना बंद हो जाता है। और कटी हुई जगह पे आप लोग देखते होंगे कि कुछ दिनों के बाद एक लाल कलर की पपड़ी जम जाती है, लाल कलर की पपड़ी जम जाती है। तो उसी पपड़ी को कहते हैं खून का थक्का बनना। अगर सोचिए, अगर वो खून का थक्का नहीं बनेगा और कटे हुए जगह से लगातार खून बहता रहेगा तो इस स्थिति में इंसान की, उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो जो खून का थक्का बनता है, लाल पपड़ी बनता है, उसी को खून का थक्का बनना कहते हैं, यानी ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। ब्लड का क्लोटिंग जो होता है, खून का थक्का, चार प्रोसेस में यानी चार स्टेप में कंप्लीट होता है। खून का थक्का कितने स्टेप में होता है? तो चार स्टेप में कंप्लीट होता है। और खून का थक्का बनने की क्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। खून की थक्का यानी खून का थक्का बनने की प्रक्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है। तो समझते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस क्या होता है। तो कैस्केडिंग प्रोसेस वैसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व हो, जिसमें दो या दो से अधिक स्टेप्स इन्वॉल्व हो, उसी को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। तो देख सकते हैं खून का थक्का बनना चार स्टेप में हो रहा है, यानी इसमें भी नंबर ऑफ स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? कैस्केडिंग प्रोसेस, यानी ब्लड क्लोटिंग, खून का थक्का बनना कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाएगा। और कैस्केडिंग प्रोसेस जो होता है लगभग 4 से 5 मिनट का समय लेता है, यानी कटे हुए जगह में खून का थक्का बनने में कितने मिनट का टाइम लगता है? 4 से 5 मिनट का टाइम लेता है। तो यानी कैस्केडिंग प्रोसेस विच टेक्स 4 to 5 मिनट्स टू मेक ब्लड क्लोट, है ना। 4 से 5 मिनट का समय लेता है ब्लड क्लोटिंग बनने में, और इस क्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि आप देख सकते होंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं सारे स्टेप्स का। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट को क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं ना। तो प्लेटलेट्स पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्लेटलेट्स के बारे में। तो थ्रोम्बोसाइट जो प्लेटलेट्स होता है वो वायु के कांटेक्ट में आता है। यही प्लेटलेट जो होता है डेंगू में सोचना क्या होता है? कम हो जाता है। प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है डेंगू में काफी कम हो जाता है। इसलिए देखते होंगे डेंगू का जो मरीज होता है, जिसे डेंगू बुखार होता है, उसको कटने उठने से बचना चाहिए, चोट से बचना चाहिए। अगर कहीं पे चोट लग गया और कट गए तो फिर आपका जो है ब्लीडिंग होता रहेगा। ठीक है, खून का थक्का जल्दी बनेगा नहीं, ब्लीडिंग होता रहेगा, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट की संख्या डेंगू में काफी कम होता है, और अगर प्लेटलेट्स कम होगा तो खून का थक्का जो है जल्दी बनेगा नहीं, और खून का जो बहाव है वो कंटिन्यूअसली होता रहेगा। उस स्थिति में आप मर भी सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स वायु के कांटेक्ट में आता है। मान के चलिए यहाँ पे कट गए, कट जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है? ब्लड निकल रहा होता है। तो ब्लड में बहुत कुछ होता है, प्लेटलेट्स होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। तो मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है ब्लड क्लोटिंग के लिए? प्लेटलेट्स। याद रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ब्लड क्लोटिंग के लिए मेन कौन सा है ब्लड का सेल्स? तो प्लेटलेट्स, है ना। प्लेटलेट इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। तो यही प्लेटलेट्स कट जाने के जगह पे खून बह रहा होता है। अब खून में हम लोगों को पता है कि आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, और प्लेटलेट्स होता है। तो यही प्लेटलेट्स जब हवा के कांटेक्ट में आता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। क्या बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, यानी थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स जब वायु के कांटेक्ट में आता है, हवा के संपर्क में आता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। पहला स्टेप कंप्लीट। अब सेकेंड स्टेप में देखते हैं, यही थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर में मौजूद कैल्शियम, शरीर में मौजूद कैल्शियम जो होता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर में मौजूद कैल्शियम के साथ दोस्ती करता है और प्रोथ्रोम्बिन को जगाने का काम करता है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम के साथ मिलता है और बोलता है कि चचा उठो,
शरीर में कट लग गया, उसको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, उसको खून बहने से रोकना है। तो कैल्शियम बोलता है चाचा हमसे अकेले नहीं हो पाएगा, ये फिर उपाय बताता है कि मेरे पास एक उपाय है, ठीक है, जो इस काम में हम लोगों का मदद कर सकता है। फिर ये प्रोथ्रोम्बिन के बारे में बताता है कि हमारे शरीर में एक ऐसा प्रोथ्रोम्बिन नामक उपकरण है जो सो रहा है, उसको जगाना पड़ेगा, वही हमें हम लोगों को मदद करेगा ब्लड क्लोटिंग के लिए। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है शरीर में मौजूद कैल्शियम के साथ दोस्ती करके प्रोथ्रोम्बिन से मिलता है, और ये सारे मिल करके क्या मिलाता है, थ्रोम्बिन बनाता है। अगर प्रोथ्रोम्बिन सोया हुआ हालत में है तो प्रोथ्रोम्बिन कहलाएगा, और अगर एक्टिव हो गया, जाग गया, तो थ्रोम्बिन कहलाएगा। सेकेंड स्टेप कंप्लीट, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, थ्रोम्बिन। फिर यही थ्रोम्बिन जो है थर्ड स्टेप में थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजोन फाइब्रिनोजेन के साथ मिल करके। अब फाइब्रिनोजोन क्या है, फाइब्रिनोजेन क्या है, आप लोगों को बताया था कि ब्लड में एक तरह का प्रोटीन होता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन, और ये किस में पाया जाता है, ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। फाइब्रिनोजेन जो होता है ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। ये एक तरीके का प्रोटीन है और खून को गाढ़ा करने का काम करता है। अगर ब्लड से इस फाइब्रिनोजेन को अगर हम निकाल देंगे तो ब्लड क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा और पीला कलर का हो जाएगा, ठीक है, पतला कलर का और पीला कलर का क्या हो जाएगा, तरल हो जाएगा। उसी तरल को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। पिछले वीडियो में मैं बता दिया था कि ब्लड से जब फाइब्रिनोजेन को निकालते हैं तो क्या हो जाता है, वो खून जो है पतला हो जाता है और पीला हो जाता है, जिसे सीरम कहते हैं, है ना, जिसे सीरम कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं। तो यही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर के फाइब्रिन बनाता है। और ये फाइब्रिन जो है जाली नुमा होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है जाली टाइप का होता है। अब यही फाइब्रिन जो है जो कि जिसका स्ट्रक्चर जाली नुमा होता है, वो रुधिराणु में बहुत सारी चीजें मिली होती थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये सब यानी फाइब्रिन जो है रुधिराणु के साथ मिलकर के रक्त का थक्का बनाता है, यानी कटे हुए जगह पे क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग बनाने का काम करता है। तो ये 4 स्टेप था, ठीक है, ये कौन से 4 स्टेप थे ब्लड क्लोटिंग के लिए। जो प्रोसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन के ही है जो इन सारे प्रोसेस को कहता है कि जल्दी जल्दी करो, है ना, ब्लड क्लोटिंग जो है जल्दी जल्दी बनाओ जहां पे कटा हुआ है। तो बचपन में एक छोटा सा सवाल पूछा जाता था कि ब्लड क्लोटिंग में जो है इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा मदद कौन करता है, तो विटामिन के करता है। लेकिन विटामिन के में देख सकते हैं कि कितना है, ये 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लोटिंग बनाने में। पहला थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स हवा के कांटेक्ट में आता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन बनाता है। फिर यही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर फाइब्रिन बनाता है। अब फाइब्रिन जो होता है जाली नुमा होता है, जिसे रुधिराणु के साथ मिलकर के रक्त का थप्पा मिलता है। तो ये फाइब्रिन क्या करता है ना, जैसे जहां पे कट गया जाली नुमा होता है, जहां पे कट गया तो जाली नुमा बन जाता है। अब जाली जैसा अगर जहां पे बन जाता है तो ब्लड क्या होगा, पास होगा, ब्लड पास होगा। उसके बाद जो भी यहाँ पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी होंगे, प्लेटलेट्स होंगे, वो क्या होगा, यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाएगा। और जो ब्लड का सीरम होगा, ठीक है, जो ब्लड का सीरम होगा, प्लाज्मा होगा, वो पास हो जाएगा। जैसे आप समझ सकते हैं नाली में अगर हम ऐसे जाली वाला छड़ डाल दिए तो क्या होगा, जो भी नाली से कचरा आएगा वो तो सारा फंस जाएगा, कचरा जो भी रहेगा इस जाली में फंस जाएगा, और जो लिक्विड होगा, पानी होगा, वो बह जाएगा। ठीक उसी तरीके से क्या होता है, थ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन जो होता है, जो जाली नुमा होता है, जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, ठीक है, वो कटे हुए जगह पे बन जाता है, जहां पे काटते हैं ना, इस तरीके का थ्रोम्बिन जो है यानी जाली नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिससे क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स आके फंस जाता है। आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं, प्लेटलेट्स जो होता है फंस जाता है और खून का थक्का उस जगह पे बनना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से ब्लड क्लोटिंग होती है। अब बात कर लेते हैं विटामिन के का जो सोर्स होता है, कौन कौन से रिच सोर्स है विटामिन के का। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितने भी हरी पत्ती वाली सब्जियां हैं, उससे विटामिन के मिलता है। आपका केला हो गया, बनाना से भी विटामिन के मिलता है। मस्टर्ड ग्रीन यानी सरसों का जो साग होता है, उसमें भी विटामिन के पाया जाता है, अंडे में। और स्पाइनच यानी पालक, तो पालक में भी काफी मात्रा में विटामिन के पाया जाता है। तो ये था विटामिन के सोर्स ऑफ विटामिन के का सोर्स ये था।
तो हम लोगों ने ब्लड क्लोटिंग का जो 4 स्टेप है, प्रोसेस है, उसको कंप्लीट हम लोगों ने पढ़ लिया। तो चलिए उसी पे थोड़ा सा समरी करते हैं। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए चलिए समरी आप लोगों को बताते हैं कि जो 4 स्टेप्स थे उसमें से कौन कौन से हैं। जो ब्लड क्लोटिंग में जो रुधिराणु है, पूछा जाता है कि ब्लड क्लोटिंग होने के लिए रुधिराणु का कौन सा पार्ट जो है ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो वह है थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ही है ब्लड क्लोटिंग के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रुधिराणु का कौन सा ऐसा सेल्स है जो ब्लड क्लोटिंग, खून का थक्का बनने में मदद करता है सबसे ज्यादा, तो प्लेटलेट्स। अगर प्रोटीन की बात करेगा, अगर प्रोटीन पूछेगा कि कौन सा प्रोटीन मदद करता है, तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। तो देखेंगे स्टेप 2 में, यानी जब स्टेप 2 हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें फाइब्रिनोजेन जो था फाइब्रिन बन गया था और प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन बन गया था। तो प्रोटीन की बात करेगा तो कौन कौन मदद करता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। अगर तत्व की बात करें, तत्व तो कौन सा तत्व करता है, कैल्शियम, है ना, कैल्शियम। और विटामिन की अगर पूछे तो कौन, तो विटामिन के। विटामिन के ही है जो ब्लड क्लोटिंग के प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। विटामिन के बहुत ही मददगार होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए, ठीक है। खून का थक्का बनाने में के यानी विटामिन के का बहुत ही अहम भूमिका होता है। अब बहुत बड़ा दुविधा है कि शरीर के अंदर जो है ब्लड क्लोटिंग होना नहीं चाहिए, शरीर के अंदर खून जमना नहीं चाहिए, और शरीर के बाहर अगर चोट लग गया तो बहुत तेजी से खून जमना चाहिए। बहुत दुविधा की बात है। इसीलिए ऊपर वाले ने एक जुगाड़ किया कि ब्लड में ही क्या किया, एक एंटी क्लोटिंग एजेंट डाल दिया, ठीक है। खून में ही एक एंटी क्लोटिंग एजेंट जो कि ब्लड क्लोटिन यानी खून का थक्का बनने से रोक देता है, जिसका नाम है हेपरिन। हेपरिन क्या है, एंटी क्लोटिंग बॉडी है, एजेंट है, जो कि शरीर के अंदर शरीर के अंदर जो है खून का थक्का बनने से रोकता है। और ये जो है सारे लोग हैं, ये सारे लोग क्या करता है, खून का थक्का बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये लोग खून का थक्का बनाना चाहते हैं शरीर के अंदर, लेकिन हेपरिन चचा जो है वो रोकता है, बोलता है कि मेरे होते हुए शरीर के अंदर तू लोग क्लोटिंग नहीं बना सकता, ब्लड क्लोटिंग नहीं बना सकता। यही जो है हेपरिन चचा ही इन लोगों को डरा के रखता है। और ये हेपरिन जो है इन लोगों से काफी ताकतवर है, और इसी वजह से शरीर के अंदर में खून का थक्का नहीं बनता है। देखिए शरीर के अंदर में अगर मान के चलिए खून का थक्का बनेगा, नस जो होता है, नस में अगर ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, खून का जमना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, नस फट जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्लड का जो प्रोसेस होता है स्पीड का, फ्लो करने का, वो क्या होता है 120 से जाता है 80 से आता है। अब 120 के स्पीड से यानी प्रेशर से जाएगा और ये नस जो है रास्ता ब्लॉक होगा, तो क्या करेगा, उस नस को क्या करेगा, बिल्कुल ही फाड़ देगा। उसी को क्या बोला जाता है, हेमरेज बोला जाता है। आप लोगों ने सुना होगा ब्रेन हेमरेज, ठीक है। ज्यादातर ब्रेन में होता है ब्रेन हेमरेज। क्यों, क्योंकि ब्रेन की जो नसें होती हैं वो बहुत ही पतली होती है। ब्रेन की जो नसें होती हैं वो बहुत पतली होती है, और पतला होने की वजह से जब वहां पे ब्लड क्लोट हो जाता है, खून का थक्का जम जाता है, और जब ब्लड जाता है तो उसे जाने का रास्ता नहीं मिलता है, तो क्या करता है, नस को फाड़ देता है, मार देता है। उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है ब्रेन हेमरेज। लेकिन हैपरिन जो है ब्लड क्लोटिंग होने से, हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लोटिंग होने से बचाता है, ठीक है। और ये लोग बनाना चाहते हैं, ये बोलता है हमारे जिंदा रहते ही आप लोग ब्लड क्लोटिंग नहीं बना सकते हो। लेकिन जहां पे कट होता है वहां पे देखते होंगे क्या, कि ब्लड क्लोटिंग बनने लगता है। क्यों, क्योंकि हेपरिन जो होता है हवा के संपर्क में आने से हेपरिन चचा जो होता है मर जाता है। जैसे ही हवा के संपर्क में आया, हेपरिन क्या हो गया, मर गया। इसलिए जहां पे कट लगता है, और कट लगे हुए जगह क्या होता है, हवा के संपर्क में आता है, वहां का हेपरिन जो होता है मर जाता है। और वहां का हेपरिन जब मर जाता है, ये लोग आजाद हो जाता है खून का थक्का बनाने के लिए। और बोलता है कि हेपरिन चचा, शरीर के अंदर में आप हम लोग को ब्लड जमाने के लिए अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन जब आप हवा के कांटेक्ट में आए, हवा के संपर्क में आए, आप मर गए। अब आपके ऊपर क्या करेंगे, आप ही के ऊपर के लाश में ही हम लोग खून जमाएंगे, ब्लड क्लोटिंग करेंगे। तो हेपरिन याद रखना, हवा के संपर्क में आने से मर जाता है, इसीलिए देखते होंगे कटे हुए जगह पे खून का थक्का बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो हेपरिन होता है लीवर में बनता है, जैसे फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन, ये सारे कहाँ बनते हैं, लीवर में बनते हैं। इसलिए देखते होंगे कि शरीर के अंदर जो होता है ब्लड जमता नहीं है। क्यों,
क्योंकि शरीर के अंदर में हवा जाता नहीं है तो हेपरिन जिंदा होता है, तो शरीर के अंदर में ब्लड क्लॉटिंग होने नहीं देता है। शरीर के बाहर में क्या होता है, हेपरिन मर जाता है हवा के कांटेक्ट में आने से, जहां पे कट लगता है तो हेपरिन जो होता है मर जाता है, इसलिए वहां पे ब्लड क्लॉटिंग होना स्टार्ट होता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि डॉक्टर लोग जो इंजेक्शन लगाता है ना, डॉक्टर लोग जो इंजेक्शन लगाता है तो देखते होंगे कि उसमें से कुछ ऑक्सीजन को निकालते हैं और वहां से थोड़ा सा दवा भी निकालते हैं, उसके बाद इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि उसको पता है, डॉक्टर को पता है कि अगर हवा भी साथ में चला गया तो वहां का हेपरिन जो होगा मर जाएगा, और वहां का अगर हेपरिन मर गया तो वहां पे ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा। ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर वहां के नसें देखते होंगे, वहां के आसपास के जो मांस होता है वो क्या हो जाता है, पूरा मोटा हो जाता है, जिसे देहात में बोला जाता है कि फूल गया है। फूल नहीं गया रे बबुआ, वहां पे सूज गया है, वहां पे हेपरिन मर गया, वहां पे ब्लड क्लोटिंग हो गया। इसलिए डॉक्टर उसको इंजेक्शन में हवा निकालता है और डालता है। और अगर कभी गलती हो जाता है तो देखते होंगे यहाँ पे क्या हो जाता है, जहाँ पे इंजेक्शन लगाता है जिस जगह पे, वहां पे फूल जाता है। फिर डॉक्टर क्या बोलता है कि इसको गर्म पानी से सेको, इसको गर्म पानी से जब सेकोगे तब जाके ठीक होगा, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि ये तो हमारी गलती है,